हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से क्लास में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और संख्यक गुणधर्म पराशर दाब। तो क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है एकदम शानदार तरीके से। बिलियन चैप्टर का हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। छठे लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है बहुत ही शानदार तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मैं एक होमवर्क दिया था कि दो पदार्थों को मिलाने से ठंडा विलयन बनता है। जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो ठंडा विलयन बनता है, तो कौन सा विलयन होता है? धनात्मक विचलन वाला। ठंडा विलयन बनने के बाद क्या कहेंगे उसे? धनात्मक, उसे कहते हैं धनात्मक विचलन विलयन। धनात्मक विचलन विलयन, धनात्मक विचलन विलयन, उसे कहते हैं धनात्मक विचलन विलयन। ठंडा विलयन में धनात्मक विचलन विलयन। जो धनात्मक विचलन विलयन होता है वह क्या होता है? निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, उसी को कहते हैं निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। एक और दिया था कि किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक। इस कोई विलायक है, यदि उसमें क्या करते हैं? कोई पदार्थ हम घोल देते हैं। किसी विलायक में हमने क्या किया? कोई विलायक हमने ले लिया, उसमें क्या करें? हम कोई पदार्थ घोल देंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिया, अब हिमांक में अवनमन हमें पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा? हमने 18 ग्राम क्या कर लिया? ग्लूकोज ले लिया, उसको क्या किया? 500 ग्राम जल में घोल दिया। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 500 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है हमारा A, और हमारा जो जल है यानी H2O को मान लेते हैं हम B। तो ये हमारा ग्लूकोज है और जल हमारा क्या है? B। तो हमारा WA दिया है कितना? 18 ग्राम, और WB बराबर दिया है हमारा 500 ग्राम। तो हमारा MA बराबर हो जाएगा 180। अणुभार हमारा कितना होगा? ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। तो हमारा अब जल के लिए Kb का मान, जल के लिए Kb का मान के लिए Kb प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक पूछ रहा है। तो जल के लिए Kb का मान कितना होता है? 0.52। और हमारा जो विलायक यानी कि जल का हम क्वथनांक जानते हैं TB0। हम विलायक का क्वथनांक जानते हैं कितना? TB0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। और हमें पूछ रहा क्या? TB का मान पूछ रहा है। TB का मान पूछ रहा है। तो TB0 का मान हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और TB का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम TB का मान कैसे निकालेंगे? तो आइए TB का मान निकालते हैं। तो TB का मान निकालने से पहले हमें डेल्टा TB का मान पता चल जाए। यदि हमें डेल्टा TB का मान पता चल जाएगा तो हम जानते हैं डेल्टा TB बराबर होता है क्या? Kb गुणे WA गुणे 1000 बटे कितना? MA गुणे WB। तो MA गुणे WB। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक क्या कोई डाउट नहीं होगा। हमारा क्या होता है? मोललता। Kb गुणे मोललता बराबर होता है क्या? डेल्टा TB यानी हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा TB। तो क्वथनांक में उन्नयन हम निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा
निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी का मान 0.52 गुड़े डब्ल्यू ए का मान 18 गुड़े 1000 बटे डब्ल्यू बी का मान 180 गुड़े 500। 18 दहिया में 180, 5000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 18 दहिया में 180 और यहाँ पे 500 दूना 1000 2 5 10 और यहाँ से भाग देंगे तो 5 × 5 0.05 तो हमारा डेल्टा टी बी का मान आ गया 104 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी बी का मान निकल गया तो हमारा डेल्टा टी बी बराबर होता है क्या, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो टी बी का मान कितना है हमारा 100 माइनस टी बी नॉट का मान है 104.104 है ना, 0.104। तो हमारा निकल कर कितना जाएगा, सॉरी टीवी का मान हमारा टीवी का मान आया इतना, सॉरी टीवी का मान पूछ रहा था, डेल्टा टीवी का मान निकल गया ना, एक सेकंड, सॉरी टीवी हो गया डेल्टा टीवी। तो हमारा यहाँ से किसका मान निकल गया, यहाँ पर आया है टीवी का मान पूछ रहा है, तो टीवी हो जाएगा टीवी प्लस डेल्टा टी बी हो जाएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो हमें उम्मीद है जहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा जो टीवी है, टीवी यही रहेगा, टीवी नॉट को उधर जाएंगे तो हमारा टीवी बराबर निकल के टीवी प्लस टीवी नॉट, तो इतना जोड़ देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। इनको इतना क्या होता बढ़ जाता है ना, तो प्राप्त बिलियन का कितना क्या हो जाएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं हिमांक में अवनमन होता क्या है। तो अवनमन मतलब घट जाना, यानी हिमांक का कम हो जाना। किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक कम हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। किसी विलायक में लिख सकते हैं, किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से विलेय पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक कम हो जाता है। उसका हिमांक कम हो जाता है। उसका हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हमारा ये, हमने एक बीकर में क्या किया, जल ले लिया। जल में हमने क्या किया, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया। हमने क्या किया, विलेय पदार्थ मिला दिया। विलेय पदार्थ हमने मिला दिया। तो पहले ये जल हमारा क्या है, विलायक है। ये हमारा विलायक है। तो हमारा हिमांक पहले कितना था, हिमांक हमारा था 0 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन हमने ज्यों ही विलायक पदार्थ मिलाया और इसका हिमांक बदल गया और विलयन का हिमांक हो गया विलयन का हिमांक हो गया TF हो गया, यहाँ से TF नॉट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमारा TF का मान निकल गया -1 डिग्री सेल्सियस।
तो हम यहाँ से हिमांक में जो कमी हुई है उसको निकालेंगे, तो हमारा TF0 माइनस TF, तो हिमांक में अवनमन का फार्मूला ये निकल गया। तो हिमांक में अवनमन बराबर होता है क्या, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF0 माइनस TF। ये हमारा क्या है, फार्मूला है किसका, हमारा जो TF है वही हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन, तो ये हमारा ये बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ लगता है क्या, यदि हम बर्फ में क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। जैसे हमने क्या किया, बर्फ में क्या करेंगे, नमक डाल देंगे तो वह जल्दी पिघलता नहीं है। जो आप बर्फ़ खाते हैं खरीद के, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब नमक थोड़ा मिलाकर बर्फ़ को जमाया जाता है तो क्या होता है, वह हिमांक में उसकी क्या होता है, कमी हो जाती है, तो वह जल्दी जम जाता है, मतलब कमी जल्दी जमेगा, जल्दी पिघलेगा भी नहीं, जो जल्दी जमेगा भी, जमने में थोड़ा क्या होता है, समय लगता है। तो हम लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा TF विलयन की मोलकता का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। जो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF विलयन की मोलकता के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। मोलकता की क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। मोलकता के सीधा समानुपाती, तो डेल्टा T यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोलकता, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोलकता। तो हमारा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF गुणे मोलकता, KF गुणे मोलकता। और हमारा ये तो हमने एक पहला हमारा फार्मूला था डेल्टा TF बराबर, दूसरा फार्मूला हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा, दूसरा फार्मूला डेल्टा TF बराबर KF गुणे WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो यहाँ से हमारा इसका मेन फार्मूला निकल कर आ गया। और जहाँ हमारा KF है, क्या है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, क्या मोलल जल का करें, मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो यह जो जल के लिए होता है, जल के लिए इसका मान होता है, आपको एग्जाम में यदि जल से संबंधित पूछेगा तो आप KF का मान वहाँ पर रखेंगे 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो जल के लिए इतना होगा। तो हमारा ये शुद्ध बर्फ है, हमारा ये शुद्ध जल है, ये हमारा क्या है, शुद्ध जल था। हमने क्या किया, शुद्ध जल ले लिया, और शुद्ध जल को हमारा क्या हुआ, शुद्ध जल को हमने क्या किया, बर्फ बना दिया। तो हमने शुद्ध जल को बर्फ बनाया तो क्या हो गया, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, जम गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया,
जम गया। लेकिन यह क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघलने लगता है। 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, पिघलने लगा। जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, पिघलने लगा। लेकिन हमने यही जल जो लिया, हमने इसी जल में हमने क्या किया, जल में कुछ चीज़ें मिला दी, कोई विलेय पदार्थ हमने मिला दिया। इसी जल में हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, तब यह बर्फ बन रहा है। तो यह बर्फ बनने में कितना, -3 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन रहा है। यह -3 डिग्री सेल्सियस पर क्या आ रहा है, बर्फ बन रहा है। और 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या आ गया, पिघल रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस पर 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, पिघल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हो गई, इसके हिमांक में क्या हो गई, कमी हो गई। तो वही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है, जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान क्या होगा। जो हमारा KF होता है, KF को हम पढ़ते हैं क्रियोस्कोपिक, CRYOSCOP, क्रियोस्पिक कांस्टेंट, क्रियोस्पिक कांस्टेंट। इसका मान होता है 1.86 किलो केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा KF। और जल के लिए KB का मान कितना होता है, ये हमारा हो गया KB हो गया 0.52। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 34.2 ग्राम शर्करा यानी चीनी को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात करें। 34.2 ग्राम चीनी को क्या करें हम, 250 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो हमारा चीनी होता है C12H22O11, ये हमारा क्या होता है, चीनी होता है। और हमारा जल H2O भी है। तो हमारा WA बराबर दिया कितना, कह रहा 34.2 ग्राम चीनी है। और WB हमारा 250 ग्राम क्या है, चीनी है। और हमारा MA बराबर हो जाएगा 342, चीनी का भार होता है 342। और KF जल के लिए हमारा हो जाएगा 1.86। अब हमारा डेल्टा TF का मान निकालेंगे यहाँ से। तो कितना होता है, KF गुणे WA गुणे 1000 WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो WA का मान हमारा कितना है, यहाँ से अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ से डेल्टा TF, तो हमारा KF का मान है कितना, 1.86 गुणे WA का मान 34.2 गुणे 1000 बटे 342 गुणे 250। तो यहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो कितना बचेंगे, 25 चौका 1000, 342 यहाँ पर 100 बार में जाएगा। एक अंक 10 ना 10 बार में जाएगा, 1 सेकेंड 10 बार जाएगा या 0.1 बार में जाएगा। तो अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.86 गुणे 0.4। अब यहाँ पर हमारा डेल्टा TF का मान निकल कर आ जाएगा 0.744 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा कितने ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला जाए
कि हिमांक में अनुमान इतना केल्विन प्राप्त हो जाए। तो कितने ग्राम यूरिया को जल में घोला जाए, यानी कितने ग्राम यूरिया, यानी WA पूछ रहा है। तो हमारा यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2 हमारा यूरिया का फार्मूला होता है। तो NH2CO NH2 और हमारा WB है, ये हमारा क्या है WB, और हमारा डेल्टा TF दे दिया है। तो हमारा अब निकालेंगे यूरिया का अणुभार कितना होता है हमारा 60 होता है। यूरिया का अणुभार होता है कितना 60 M ए बराबर हो जाएगा 60 यूरिया का अणुभार हमारा कितना होता है 60 होता है। NH2CO NH2 का अणुभार होता है कितना हमारा 60। तो हमारा यहाँ से इसका हल निकालेंगे तो हमारा डेल्टा TF बराबर KF गुणे WA गुणे 1000 बटे M में गुणे WB। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमारा WA पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा TF का मान दे दिया 0.5, हमारा जल से संबंधित है। तो हमारा KF का मान हो गया 1.86 गुणे WA का मान पूछ रहा है गुणे 1000 बट्टे हमारा यूरिया हो गया 60 गुणे हमारा 500 दूना 1000 2 3 6 30 और यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ से भाग देंगे तो 3 छक्के 18.6 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा हमारा ये हमारा बच गया 10, ये हो गया हमारा 10 × 50 यानी आ गया यहाँ पर 5। तो हमारा WA बराबर हो जाएगा 5/0.62 5/0.62 कितना जाएगा 5/0.62। तो 5 में हम क्या करेंगे भाग देंगे 0.62 से, तो हमारा आ जाएगा कितना 8.06 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा WA। तो WA का मान इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, महत्वपूर्ण गुणधर्म में हमने वाष्प ताप में अपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ लिया, हिमांक में अवनमन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे परासरण ताप। अब क्या पढ़ने वाले हैं परासरण ताप। तो परासरण क्रिया क्या होती है, तनु विलयन और सांद्र विलयन दो विलयनों के बीच लगता है। जैसे हमने क्या कर लिया, ये हमारा एक अर्धपारगम झिल्ली, इधर एक तरफ हमने क्या लिया तनु विलयन, एक तरफ हमने क्या किया हल्का विलयन ले लिया, और एक तरफ हमने क्या लिया गाढ़ा विलयन, जिसे कहेंगे सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। और हमने क्या ले लिया SPM एक अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली हमने SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली ले लिया। जब तनु विलयन, जब क्या होता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, हमारा क्या विलायक, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करना, अर्धपारगम झिल्ली से जाना, विलय के कण को क्या करना विलायक के कण की तरफ क्या परासरण,
परासरण क्रिया क्या होती है? परासरण इसी कहते हैं तनु से सांद्र की तरफ जाना। वह दाब जो परासरण यानी तनु से सांद्र को तरफ क्या कहते हैं? एक तरफ तनु विलयन एक तरफ सांद्र विलयन। जो हमारा तनु विलयन होता है और हमने क्या किया, एक अर्धपरगम झिल्ली ले ली, बीच में रख ली, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या होगा? यह जो विलय होगा क्या होगा? जाएगा। तो वह विलयन जाएगा तनु से सांद्र विलयन की तरफ। जब तनु से सांद्र विलयन की तरफ जाएगा तो जो क्रिया होती है, जो दाब लगता है इनके बीच, तनु से सांद्र के बीच तरफ जाने में जो दाब लगता है क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब। परासरण क्या होता है? दाब कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, अंगूर हमने किशमिश ले लिया, किशमिश क्या हो गया? हमने एक किशमिश ले लिया और इसको हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। इसे पानी में हम भिगो देते हैं तो किशमिश सूखा हुआ होता है। जब पानी जाता है तो क्या होता है? पानी से क्या होगा? ये क्या होता है? जो किशमिश के चारों तरफ होता है यह अर्धपारगम झिल्ली की तरफ से कार्य करता है और ये पानी को क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो ये क्या होता है? जिस क्रिया के द्वारा यह अंगूर क्या होता है? फूल जाता है, वही क्या क्रिया कहलाती है? परासरण क्रिया कहलाती है। तो परासरण दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है परासरण और परासरण दाब में, परासरण दाब में अंतर यह होता है जो क्रिया क्या करे? परासरण को रोक दे। परासरण को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? परासरण दाब कहलाती है। इसको रोकने की क्रिया, रोकने के लिए परासरण को की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, PRESSURE, ऑस्मोटिक प्रेशर। कर वह दाब जो परासरण को रोक सकता है, वह दाब जो परासरण यानी तनु से सांद्र विलयन की तरफ जाने को क्या कहता है? परासरण को रोक सकता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। वह क्रिया जो वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सकता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहीं पर पी या क्या पाई से प्रदर्शित करते हैं, यदि आप एनसीईआरटी के अलावा बुक लेंगे कहीं पी से प्रदर्शित करता है, कहीं पाई से प्रदर्शित करता है। तो हमने एक बीकर ले लिया, हमने क्या किया? इसमें बीकर ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया? एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी और यहाँ पर हमने एक पंप लगा दिया। यहाँ से हम एक पंप लगा देते हैं। पंप से हम क्या करते हैं? यहाँ पर दाब लगाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? दाब लगाएंगे तो पहले क्या होता है? विलयन क्या होता है? तनु से सांद्र की तरफ जाना है, तनु से सांद्र की तरफ। ये हमारा तनु है, तनु विलयन। ये हमारा सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। हमने क्या किया? पंप के द्वारा दाब लगा दिया। ये हमारा एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली, हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। तो हमने क्या किया? यहाँ से दाब लगा दिया, परासरण दाब जिसे कहेंगे, परासरण दाब हमने जो लगा दिया। जब दाब लगाते हैं क्या होता है? यह क्रिया रुक जाती है। परासरण की क्रिया क्या होती है? रुक जाती है।
वही क्या करता है, परासरण दाब कराता है। SPM का मतलब होता है SPM सेमी SEMI लिख रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी SEMI सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी इसे कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली, हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये हमारा अंगूर है, ये हमारा क्या होता है, अंगूर होता है। तो अंगूर हमारा क्या होता है, सांद्र होता है। हमने एक बीकर ले लिया, अंगूर क्या हो जाएगा, हमारा सांद्र हो जाएगा। हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में हमने क्या किया, एक अंगूर रख लिया और एक अंगूर क्या है, हमारा सांद्र है, सांद्र विलयन। यानी सांद्रता क्या होती है, इसकी अधिक होती है। सांद्र मतलब क्या, गाढ़ा, सांद्रता अधिक। तो सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। अंगूर की क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। अंगूर की क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। और हमारा क्या तनु है, तनु विलयन। और हमारा इसके चारों तरफ हमारा क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। तो इसमें क्रिया कैसी होगी, परासरण की, परासरण, ऑस्मोसिस, मोसिस। और हमारा विलायक क्या है, इसमें जल है। विलायक क्या है, जल। जो ये हमारा क्या है, विलायक है, इसमें जल है। जल क्या है, तनु है, तनु है। तो सांद्र विलयन क्या आती है, सांद्रता अधिक होती है। तनु से सांद्र की तरफ जाना, तनु विलयन से क्या होना, सांद्र की तरफ जल का जाना। तनु से क्या रहा है, सांद्र की तरफ क्या रहा है, विलायक जा रहा है, विलायक में जा रहा है जल। तो यह क्रिया क्या करती है, हमारी ऑस्मोसिस कहलाती है। तनु से सांद्र की तरफ जाना, जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। तो बढ़ते हैं आगे। अब परासरण दाब, इसका सूत्र जानते हैं। तो परासरण दाब को या तो P से लिखिए या पाई से। तो जैसे कहीं भी अलग अलग जगह अलग अलग। तो हमारा होता है परासरण की क्रिया यदि PV बराबर NRT। हम जानते हैं PV बराबर होता है NRT, यानी पाई भी बराबर भी NRT, या PV लिखिए या पाई भी लिखिए। तो जो हमारा N है यह हमारा क्या है, मोल। N हमारा क्या है, मोल, जिसे कहते हैं W/M। और T है हमारा टेम्परेचर, यानी है ताप। अरे हमारा परासरण के दाब का क्या है, सूत्र है, जिस पर, और यह कब लागू होगा, आदर्श विलयन के लिए। यह सूत्र आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन होता यदि विलयन क्या हो, आदर्श हो। यदि विलयन आदर्श हो तब ये सूत्र लगेगा। PV बराबर NRT। P हमारा क्या है, परासरण दाब है, और हमारा यहाँ भी आयतन है। भी हमारा क्या है, आयतन, भी आयतन। R हमारा है, R का मान होता है 0.821, 0.0821 ATM पर लीटर प्रति
केल्विन प्रति मोल। तो हमारा आर क्या है, हमारा आर का मान इतना होता है, या एक फार्मूला होता है P बराबर होता है CRT, या P बराबर होता है CRT। P बराबर होता है CRT। P बराबर होता है CRT, जहाँ C हमारा क्या है, मोलरता यानी सांद्रता, मोलरता यानी कि सांद्रता, सांद्रता दिया हो तब। इन दोनों सूत्रों का यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे क्या, सॉल्व। तन विलयन से क्या होते हैं, विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं, तो इसी को कहते हैं परासरण। तो परासरण की क्रिया किसे कहते हैं, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। तो परासरण को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार, डेफिनेशन, तनु विलयन से विलायक के कण तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं, तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, इसमें हमने क्या किया, हमने चीनी का घोल ले लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा तनु विलयन है, तनु विलयन से विलायक के कण क्या रहा है, ये सांद्र विलयन है। ये हमारा चीनी का घोल है, ये गाढ़ा है, चीनी का घोल, ये हमारा क्या, सांद्र विलयन। और ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है, ये हमारा क्या है, SPM यानी अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली SPM के बारे में हमने जाना है डिटेल के साथ। तो इससे क्या होंगे, विलायक के कण क्या होगा, बाहर की तरफ आएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, डेल्टा TF और मोलरता का मान 1 है तो KF का मान क्या होगा। तो KF का मान क्या होगा, इसका आंसर हमें कहाँ चाहिए, कमेंट में। और एक और होमवर्क है कि SPM से किसके कण आर पार जा सकते हैं। तो इन दोनों के आंसर HW हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।